हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आज हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कुछ और टॉपिक करने वाले हैं, जैसे डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग, स्टोरेज और कुछ इसमें मिक्सचर्स और टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, किस बात की देरी है। क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं जो कि आपको यूपीपीएससी, बीपीएससी और जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें बेनिफिट होगा। और भी बहुत सारे चीज़, हिस्ट्री, हिंदी और ये सारी चीज़ के वीडियोस आने वाले हैं जो कि यूपीपीएससी में आएगा। तो उन सारे चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जितने भी हिंदी और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे, जो रिलेटेड है यूपीपीएससी एई से। तो अगर चैनल को सपोर्ट करना है तो इस बारकोड को स्कैन करो। गूगल, पेटीएम, फोन पे, जितने भी एप्लीकेशन है यूपीआई, किसी से भी पे कर सकते हो। इवन यू कैन यूज दिस नंबर टू। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्वेश्चन है, नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्लोरीन टू वाटर। देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब सेडिमेंटेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है कोगुलेशन फॉकुलेशन के बाद, देन उसके बाद हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, आफ्टर फिल्ट्रेशन जब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमको वाटर को, तब हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड पोस्ट क्लोरिनेशन। और इसमें हम इस हद तक क्लोरिनेशन करते हैं कि लास्ट में 0.1 टू 0.2 ppm का क्लोरीन उसमें बचा रह जाए, ताकि बैक्टीरिया जो है वो मतलब एंड में पहुंचने तक उसमें जन्मे नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोस्ट क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड ऑफ क्लोरीन कॉमनली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन आर। देखिए, क्लोरामाइन भी यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, तो दोनों हो जाएगा। इसमें जो रेशियो होती है क्लोरीन की वो होती है 25 से 35% के अप्रॉक्स, और इसमें जो होती है 1:4 का रेशियो, यानी कि अप्रॉक्स 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलम इंक्रीजेज। सी, एलम जैसे ही रिएक्ट करता है वाटर के साथ, देन वहाँ पे CO2 इंड्यूस होता है। और आपको पता है कि CO2 क्या लाता है? एसिडिटी। अगर एसिडिटी लाएगा तो क्या होगा? पीएच डिक्रीज करेगा, इसीलिए इंक्रीजेज एसिडिटी इन वाटर एंड ऑल्सो डिक्रीजेज द पीएच। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेसिड्यूअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय। देखिए, दोनों मेथड से करते हैं। स्टार्च आयोडाइड मेथड भी यूज होता है और ऑर्थोटोटलिन मेथड भी यूज होता है रेसिड्यूअल क्लोरीन वाटर में डिटरमाइन करने के लिए। द सुटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल वाटर इज। जनरली अगर हम लोग चाहें तो क्लोरिनेशन कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स ज़्यादा हो जाएंगे और पानी जो कोलाइडल हो जाएगा और गंदा भी दिखेगा। इसीलिए जनरली हम लोग इसको प्रेफर न करके डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करते हैं स्विमिंग पूल्स के वाटर को ट्रीट करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कैरिड आउट टू रिमूव। जाहिर सी बात है, डिसइंफेक्शन क्यों करते हैं? बैक्टीरिया को मारने के लिए। दैट इज द आंसर। इन क्लोरिनेशन, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, देयर थ्रेट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बैक्टीरिया, आपको पता है कि हम लोगों ने सुना है कि इवन जो अभी करंट चल रहा था क्राइसिस कोविड का, इसमें सुना था कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो कोविड-19 के जो वायरसेस हैं वो मर जाएंगे। बट ऐसी केसेस नहीं हुई, ऐसे केसेस सारे फॉल्स थे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते हैं। तो सेम वे में क्लोरिनेशन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन, क्या होता है? पैथोजेंस बैक्टीरिया को किल करता है। दैट इज फॉर वी यूज्ड डिसइंफेक्शन। अब बात करते हैं ऑर्डर 4 डिसइंफेक्टेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इनको हमको लगाना है, ये 4 डिसइंफेक्टेंट दिए हैं, इनको सजाना है कि भैया सबसे ज़्यादा डिसइंफेक्शन पावर किसका है, फिर उसके बाद किसका है। तो एक्चुअली में जितना ज़्यादा Cl होगा, जितनी Cl क्लोरीन की अमाउंट, दैट इज मोर डिसइंफेक्टेंट बिकॉज क्लोरीन यूज़ किया जाता है उसमें। तो अगर NCl की बात करें, इन ऑप्शंस में सबसे देखें सिंपल से, अगर हम एलिमिनेशन से खेलें तो NCl3 क्लोरीन की सबसे ज़्यादा मात्रा, दैट इज दिस इज करेक्ट। Lake water contains phosphate ion. Which species would be formed if ferric ion in the form of ferric chloride are added in the lake? तो अब कह रहा है कि अगर फेरिक क्लोराइड को हम लोग ऐड करते हैं तो कौन सा फॉस्फेट आयंस में, तो क्या बनेगा? देख, तो चलिए रिएक्शन लिख के ही देख लेते हैं। कह रहे हैं PO4 हमारे पास है, चलिए है, और इसमें FeCl3 आप मिला दिए हमने। अब इसको अब जब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये इससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? FePO4, यानी फेरिक फॉस्फेट प्लस 3Cl। जाहिर सी बात है यही कंपाउंड बनेगा ना, तो ये क्या बना? फेरिक फॉस्फेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? फेरिक फॉस्फेट। ऑर्थोटोलिन टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, अभी हमने इसके बारे में बात की थी। ऑर्थोटोलिन टेस्ट किस लिए यूज होता है? रेसिड्यूअल क्लोरीन को जांचने के लिए।
डिफिशियंसी ऑफ डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट इंक्रीज्ड बाय, अगर मान लेते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वाटर का क्लोरीन में, और प्री भी कर दें, फिल्ट्रेशन से पहले भी अगर हम कर दें डिसइंफेक्शन प्री क्लोरिनेशन, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया के मरने की जो रफ्तार होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, दैट इज प्री क्लोरिनेशन। द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट वेयर लाइफ फॉर्म्स ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग लिव, देखिए जहाँ पे लाइफ फॉर्म होता है तो एक रीजन उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, तो जहाँ पे एयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर इसके पार्ट्स हैं, तो बायोस्फीयर में जो है वो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं अर्थ पे, उसको हम क्या कहते हैं, उस पार्टिकुलर एरिया को बायोस्फीयर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर। द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड हाइजेनिक प्रीवी फॉर रूरल एरिया इज सिंपल, प्रीवी फॉर रूरल एरिया एक्वा प्रीवी होगा, पिट होगा नहीं, सोक नहीं होगा, सेप्टिक नहीं होगा। As per IS code, acceptable noise level for residential and business urban areas, देखिए रेसिडेंशियल की बात करें जहाँ पे साइलेंस जोन है तो वहाँ पे तो होता है 40 to 50, और वहीं पे अगर हम बात करें रेसिडेंशियल एंड बिजनेस एरिया की जो बात होती है तो वहाँ पे 45 to 55 भी होता है, और 55 to 65 की हम बात करें तो वो कॉमर्शियल एरिया में होता है, बट यहाँ पे रेसिडेंशियल इंक्लूडेड है, और ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो 40 to 50 डेसिबल जो है ये सूट करता है, बिकॉज साइलेंस जोन में ये काउंट हो जाएगा, कॉमर्शियल तो होगा नहीं, और रेसिडेंशियल की बात हो रही तो साइलेंस जोन के नियर अबाउट होगा। 55 to 45 अगर गिवन होता तो उसको हम लोग टिक करते। और लिमिट्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो होता है वो 75 टू डे टाइम में, और नाइट टाइम में 70, क्यों नाइट टाइम में क्यों कम होता है आपको ही पता है, बिकॉज साइलेंस जोन उस समय इंक्रीज हो जाता है। कॉमर्शियल एरिया की बात करें तो 65 और 55 रात में, रेसिडेंशियल की बात करें तो 55 45, और साइलेंस जोन की बात करें तो 50 40। और इंक्रीमेंट की इनमें बात करें तो आप देखिएगा सब में जो इंक्रीमेंट है बीच में, ऐसे जैसे आपको याद करना है तो ICRS याद कर सकते हैं, तो C और R में 10-10 का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि देखिए 45 45, और इनिशियल में भी 10 का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन उसके बाद चेंजेस होते हैं, जैसे कि ये जो है 5 का, 10 का, और ये 15 का। 5 यहाँ पे इंक्रीमेंट देखिए, और दिस इज 10 एंड दिस इज 15, तो इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, और इस हिसाब से आप देख भी सकते हैं 10 10 10 एंड 5। क्लियर है, तो ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हैं। ICRS याद कीजिए, नीचे से रिटर्निंग ऑर्डर में इसको वैल्यू को याद कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। इन एन इकोसिस्टम द करेक्ट फूड चेन विल बी, तो यहाँ पे एक आपको पिक्टोरियल डायग्राम भी मैंने शो कर दिया है कि ओशियनिक फूड चेन्स कैसे होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, देन फिश लार्वा को ये ईट करते हैं, देन फिश बनता है, देन दैट इज विल बी टर्न इनटू प्रेडेटर, तो क्या हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन एंड फिश, यानी कि सी अपना आंसर हो जाएगा। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम में बायोटिक, एबायोटिक, नॉन लिविंग सारे चीजें आ जाते हैं, तो ग्रीन प्लांट डिकम्पोजर, ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, ये सारी चीज़, या एबायोटिक इन्वायरमेंट, ये सारे चीज़ इसमें आ जाएंगे, तो आंसर क्या होगा, डी। द पॉल्यूटिंग गैस विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग इज, बहुत सिंपल है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें बहुत बड़ा मात्रा होता है, बट यहाँ पे जो दी गई है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, ये इनके मिक्सचर से कुछ और बनता है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, बिकॉज जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉजेज होते हैं वो होता है CO2, CH4, देन आपका N2O जो कि प्राइमरी होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दीज आर दी गैसेज जिनके चलते जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। सबसे ज़्यादा किसके चलते होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। द ब्लू बेबी डिजीज मिथेमोग्लोबिनेमिया इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ, इसमें ब्लू यानी कि रंग ब्लू पड़ने लगता है, ये नाइट्रेट के चलते होता है। अगर 45 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाएगा पर लीटर से नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में, तो जो बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, उनको ब्लू बेबी डिजीज हो जाता है। When adiabatic lapse rate is more than environment lapse rate, then the ELR can be as, देखिए सिंपल सी बात है, अगर एडियाबेटिक लैप्स रेट है और ये ELR से ज़्यादा हो जाता है, ELR इज ग्रेटर देन ELR, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। एडियाबेटिक लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कब होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1, एक्चुअली में ये लैप्स रेट क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है तो वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में जो चेंज इन टेम्परेचर होता है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट। ओके, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा तो जब पता ही आपको एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर डाउन होता है तो उस चेंजेस को हम लोग लैप्स रेट में काउंट करते हैं। अगर वहीं पे ELR से कम हो जाए तो सब एडियाबैटिक
लैप्स रेट उसको कहते हैं, और इसमें रैपिड मिक्सिंग होती है। अगर हम एक स्टैक की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा रैपिड मिक्सिंग होगी, जो चीज़ें होंगी। स्टैक यानी जो चिमनी होता है उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा रैपिड मिक्सिंग होगी। क्लियर है? तो दैट इज सब एडियाबैटिक लैप्स रेट। द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर मेनली डिजाइन फॉर, डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स जो होता है वो मैक्सिमम आवरली डिमांड मैक्सिमम डे पे जिस दिन होती है उसको हम लोग लेके यूज़ करते हैं। द स्पेगोट एंड सॉकेट ज्वाइंट इज मेनली यूज फॉर, देखिए एक टाइप का ये क्वार्टर होता है जो कि जब स्पॉकेट इंड इसके अंदर जाएगा सॉकेट के अंदर तो इसको लगा देते हैं ताकि ये दोनों जैम हो जाए। तो दैट इज सिंपल स्पॉकेट और जो सॉकेट इंड है। और ये किस में मेनली यूज होता है, अगर हम बात करें यूज की तो ये किस में यूज होता है, तो ये कास्ट आयरन पाइप्स जो होते हैं, कास्ट आयरन पाइप्स, उसमें यूज किया जाता है स्पॉकेट एंड सॉकेट। ओके, द सुटेबल लेआउट फॉर वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन इरेगुलरली ग्रोन टाउन, देखिए कोई भी सिस्टम जैसे कि ग्रिड आयरन, रिंग आयरन, रेडियल, इनके लिए एक प्रॉपर प्लांट सिस्टम चाहिए, क्योंकि आप इनको किसी भी रिंग वाले को क्या करते हो, किसी सिटी के बाहर आप बिछाते हो या फिर बी सेंटर में और फिर उससे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट अगर इरेगुलर होगा तो वहाँ पे हमेशा डेड एंड ही काम करता है, इसीलिए डेड एंड यूज करते हैं अगर इरेगुलर होगा तो। पंप कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर मेन सप्लाई, लिफ्ट के लिए किस सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हैं। एक्सियल पंप एक्चुअली ये बोरिंग वोरिंग जो इरिगेशन के सिस्टम्स में जहाँ पे हाई हेड तो होता है लेकिन मतलब फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो स्पीडिंग आप कह सकते हो प्रेशर जो होता है वो कम होता है। ओके, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या कांस्टेंट डिलीवरी ऑफ वाटर करता है। रोटेटरी टाइप के जो पंप्स होते हैं वाइलिंग वाइलिंग केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने इंडस्ट्रीज़ में इनको देखा होगा। तो यहाँ पे अगर लिफ्टिंग वाटर की बात की जाए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर 1 स्टोरी बिल्डिंग इन टाउन द डायरेक्ट सप्लाई शुड बी, अगर 1 स्टोरी की हम बात करें तो डायरेक्ट सप्लाई के लिए 7 मीटर की हाइट होती है। प्रेशर एट ए फेल्योर पॉइंट डायरेक्ट 7 मीटर 1 मंजिल के लिए, वहीं पे अगर 2 मंजिल के लिए हो तो 12 मीटर हो जाएगी, वहीं पे 3 मंजिल के लिए हो तो 17 मीटर हो जाएगी रेसिडुअल प्रेशर। A valve that allows the water to flow in one direction but prevents its flow in the reverse direction, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करे पानी को फ्लो करने में पाइप में, उस वेल्व को क्या कहते हैं, तो उस वेल्व को हम लोग रिफ्लेक्स वेल्व कहते हैं। अगर एयर रिलीफ वेल्व की बात करें तो अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है पाइप में तो उस समय प्रेशर रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है, एयर को वहाँ से रिलीव करते हैं। प्रेशर रिलीफ का काम प्रेशर रिलीफ का काम जो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें एक काम चीज़ देखा होगा, जैसे कि पानी जब टैंकी में एंड हो जाता है तो वहाँ पे कुछ एयर क्लॉगिंग आ जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए एयर रिलीफ वाल्व को यूज़ करते हैं कि जो एक्स्ट्रा एयर है पाइप में, जैसे आपने पाइप में देखा होगा जब वाटर उसमें से निकलता है तो बहुत समथिंग रुक के आती है, थोड़ा तेज आई रुक गई, तेज आई रुक गई और झटके से आती है, दैट इज़ एयर, उसमें एयर होता है और चॉकिंग होती है, तो वो एयर रिलीफ होने के बाद पानी फिर एक सर्टेन फ्लो में आती है। और स्लुइस वेल्व की बात करें तो स्लुइस गेट आपने नाम सुना होगा, तो इसको पानी को रोकने के लिए स्लुइस वेल्व की हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर इंटरनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद इन बिल्डिंग मोस्ट सुटेबल मटेरियल अमॉन्ग द फोर ऑफ द फॉलोइंग, अगर एक बिल्डिंग की बात करें और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सीआई पाइप से जीआई पाइप से बेटर कोई पाइप नहीं है, ग्लेवनाइज्ड आयरन पाइप्स, बिकॉज ये जो है रस्टिंग से आपको प्रॉपर बचाता है और अप्रॉक्स 15 साल तक इसकी लाइफ को भी चेक किया जाता है, मतलब माना जाता है। एजीआई पाइप हैज़ ए कोटिंग ऑफ जिंक की कोटिंग से हम लोग रस्टिंग को बचाते हैं। ए ड्रॉप मैनहोल्स आर फाउंड टू बी, देखिए अगर ड्रेनेज का जो लेयर है, मैनहोल है और ड्रेनेज का जो लेयर है, इसमें लेवल की डिफरेंस है 60 सेंटीमीटर से एबव, देन हम लोग क्या करते हैं, हैविंग ड्रॉप होल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग ड्रेनेज एट डिफरेंट लेवल्स। द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर राइजिंग मेन इज, जो राइजिंग मेन होता है उसके लिए कॉमन यूज मटेरियल क्या है, कास्ट आयरन। स्कोर वेल्व्स आर प्रोवाइडेड, स्कोर वेल्व्स की अभी हम लोगों ने बात की, ये हमेशा डाउन में प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लेते हैं ये हेड है तो डाउन में हम प्रोवाइड करते हैं और ये ड्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, ड्रेनिंग के लिए। जैसे कि वॉशिंग मशीन्स में हमने देखा होगा नीचे की तरफ से एक पाइप निकली होती है, दैट इज स्कोर वेल्व और ड्रेन वेल्व। और इसमें हम बात करें ऑप्शंस में तो even at a summit, at a foot of a rising main along the slope to prevent running back, nahi, at every depression and dead ends to drain out the waste water that may collect there. This is the correct answer, to drain out the water. The commonly used material for water mains which is a strong, no corrodable, very durable, 100 years so but heavy and brittle. तो इस टाइप के पाइप्स जो हैं वो कौन से पाइप्स होते हैं, दिस आर कास्ट आयरन पाइप
जिनको 100 ईयर्स तक एज अ ड्यूरेबल माना जाता है। द एवरेज डेली पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ BOD इज, देखिए जो टेम्परेचर होता है जनरल टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं पे इंडिया जो होता है वहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे BOD हम निकालते हैं 5 डेज़ का। और 5 डेज़ BOD की हम बात करें तो यहाँ पे 45 ग्राम, और सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें SSD की सस्पेंडेड सॉलिड तो इसकी होती है 90 ग्राम, ओके, और 45 ग्राम होता है BOD पर कैपिटा। अगर डेली पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन BOD की हम माने तो 45 ग्राम होता है, तो आंसर क्या होता है 45 ग्राम। The wastewater coming from kitchen and bathroom is popularly known as, देखिए वेस्ट वाटर में एक तो अपना मल जो होता है वो ह्यूमन और जो एनिमल्स होते हैं उनके तो होते नहीं है उसमें मल, तो ये जो होते हैं स्लज होते हैं, एक्चुअली में नॉर्मल स्लज होते हैं जिसमें पानी पानी मेनली रहता है। और वैसे भी सॉलिड्स की बात करें तो वाटर में सॉलिड 0.1 to 0.2% से ज़्यादा नहीं होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड इन सीवेज इज अबाउट, अभी हमने बात की 0.1 और लेस, इससे ज़्यादा नहीं होता है। द सीवर मस्ट बी एडिक्वेट साइज टू अवॉइड ऑफ, बिल्कुल सीवर हम लोग इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि ओवरफ्लो नहीं हो। फ्लोइंग अंडर ग्रेविटी 1/2 यानी हाफ या 3/4 से ज़्यादा फुल नहीं हो, तो ये भी सही है। लेड एटलीस्ट 2 मीटर to 3 मीटर डिप टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम बेसमेंट, बिल्कुल बेसमेंट से अगर नीचे नहीं रहेगा तो पानी कलेक्ट कैसे करेगा, तो सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। तो गाइज ये था हमारा सेशंस कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के। अगला सेशन जो होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो बने रहिए चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, देखिए पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा, पढ़ाइयाँ नहीं चल रही, तो आप लोग थोड़े से चीज़ों को लेकर दूसरी तरफ घूमे हुए हो या फिर आप पढ़ नहीं रहे हो। बट गाइज कभी भी लॉकडाउन खुल सकता है और एग्जाम्स के डेट्स आ सकते हैं, सो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लेक्चर्स देखते रहिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।